ठीक है विकास, आप विकास आप में देखिए। भाई वैसे ही लॉन्ग में अगर देखें मैच चले तो वहाँ देखना। डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टीम इंडिया ने आज 1-1 से सीरीज बराबर कर ली है और 106 रन से इंग्लैंड को हरा दिया है। जो मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल होता जा रहा था, उस समय अगर हम देखें तो टीम इंडिया ने जो पहले सेशन और आज के जो दूसरे सेशन में पूरा इंग्लैंड को खत्म किया, उस पर बात करेंगे हमारे साथ शशांक। तो मतलब आज तो ये हुआ कि आपका प्लेयर भी चला, मेरा प्लेयर भी चला। मैंने भी अश्विन पर दांव लगाया था कि वो विकेट लेंगे, तो उन्होंने भी 3 विकेट लिए और बुमराह ने भी 3 विकेट लिए, जो कि मैन ऑफ द मैच भी बने। हाँ, मैं भी आज वही, जैसे ही बुमराह ने लास्ट में जो 2 विकेटें लिए, बेन फोक्स और जो आउट किया है उन्हें हार्टली को, तो मैं भी यही था कि अगर आज भी बुमराह ने विकेट नहीं ली और अश्विन ने ली तो फिर अर्पित भाई बोलने वाले लाइव में कि फिर वो जीत गए, लेकिन बचा लिया बुमराह ने मुझे। बुमराह ने बचा लिया लेकिन और वही है, अश्विन की 5 विकेट रह गई। वो 499 पे अश्विन भी रह गए, हमारी वीडियो भी रह गई। अब अगले टेस्ट मैच का हम दोनों वेट कर रहे हैं। जी 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 जी। तो अब पूरे मैच को देखें तो मतलब एक तरफ तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा, जो लास्ट के जो 2 विकेट गिरे सेशन में, जब जैक क्रॉली आउट हुए, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि वो डीआरएस में अंपायर्स कॉल जा सकता था वो, और उसके तुरंत बाद ही बेस्टो आउट हुए। वो मेरे बट आई लिए थिंक टर्निंग पॉइंट था। मेरे लिए तो वही था, स्टोक्स का रन आउट। उससे बड़ी कोई तो चीज नहीं थी। बेस्टो ने बहुत बहुत टाइम हो गया बेस्टो ने इंडिया में कुछ भी किया हो, बहुत टाइम हो गया, मेरे को याद भी नहीं है कभी कुछ किया हो। आई थिंक एक हेडिंगली में एक शायद टेस्ट मैच था 18 में, उसके आसपास में एक टेस्ट मैच में शतक आया था, और एक आई थिंक एजबेस्टन या कोई था। इंडिया में तो बेस्टो का मुझे याद नहीं है कुछ, जरूर लास्ट सीरीज में एक आध इनिंग आई थी, लेकिन बेन स्टोक्स का वो रन आउट आई थिंक वो था टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वो उनके लिए एकदम सेट था कि दूसरे एंड पे बेन स्टोक्स है, उसके बाद टेल चालू हो जाएगी, सबको पता है कि आप ही को करना है जो करना है, और उसमें फिर बेन स्टोक्स माहिर ही करना है। जी, और वो भी लेकिन रन आउट, जिस तरह से कोई बोल्ड भी नहीं हुए, कुछ भी वो नहीं, 1 रन के लिए विकेट गवाई अपनी, तो समझ से भी बाहर था, और टर्निंग पॉइंट तो वही था। वो लेजी मेरे को लग रहा था कि पूरा उन्होंने छोड़ दिया था मैच। और वहीं हम रूट को भी देखें तो वो आते ही बिल्कुल अटैक, ऐसा लग रहा था जैसे T20 खेल रहे हैं, कि पहले 2 हाँ रिवर्स स्वीप खेले उन्होंने और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने फिर एक और छक्का मारा था सामने अक्षर पटेल को, और फिर अश्विन को भी वो शॉट खेलने गए क्रॉस बैटेड, जो कि लग रहा था कि मैच बहुत ज्यादा क्लोज जा सकता था। ये इंग्लैंड मतलब खेली इंग्लैंड अच्छा है, ये इसमें जैक क्रोली ने अच्छा हाँ, खेला और टॉम हार्टली जो लास्ट में आए उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। वही है ना कि जैसे हम देख रहे थे जिस तरह से अक्षर पटेल को अटैक कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल वापस वही अराउंड द विकेट आ रहे थे, तो उनके आंख में अश्विन को जब पहला हिट लगा तो वो वापस से राउंड द विकेट चले गए, और पता था कि बाहर ही बॉल डाल रहे हैं, आर्क में बॉल डाल नहीं रहे थे, तो वो तो पूरा सेटअप था और ब्रिलियंट सेटअप था अश्विन के से, इसीलिए हमें लग रहा था कि 500 आज ही पूरे हो जाएंगे। अब बाद में वही है कि टेल आउट ही नहीं हो रही है अश्विन से, तो वो भी क्या ही करेंगे। हाँ, उनको तो आखिरी ओवर भी दिया गया था कि दोनों बुमराह हम्म, और रोहित शर्मा ने, मतलब मुकेश कुमार ने विकेट लिया था, जब कि उनको हाँ, हटा के उन्होंने ये किया कि बुमराह को लेके आए और इधर से अश्विन को लेके आए, तो और उन दोनों बुमराह के ने पास जरूर, मौका था। हाँ, और जरूर 3 स्लिप थी बुमराह के लिए, लेकिन बुमराह बॉल बाहर ही डाल रहे थे कि आराम से वो छोड़ सकते हैं। अब उन्होंने वो क्या किया वो तो वही जानेंगे, कि वो भी करके बैठे हो कि अश्विन की 500 विकेट वाली खुशी ना दे हम टीम इंडिया को, लेकिन स्टिल वही है कि मैच तो जीत गए। जो सेटबैक था हैदराबाद में, उसके बाद जरूरी था, और वो चीज तो आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि अब आपके दोनों मैचों की तो अच्छा, स्कोर अरविंद, सिलेक्शन नेक्स्ट हो क्वेश्चन रहा से है। पहले लव को एंटर करा लेते हैं, ताकि एक और जी। एक, यस। तो लव भी हमारे साथ जुड़ गया है। तो लव, आज का मैच तो इंडिया ने निकाल लिया है। अभी हम बस इस सवाल पर जा रहे थे कि जो स्क्वाड सिलेक्शन है वो आगे 3 मैचेस का क्या रहेगा। अब विराट कोहली का भी अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है किसी भी तरफ से, तो लोग कह भी रहे हैं कि आ सकते नहीं आ सकते, मतलब श्योर नहीं है। तो मैं दोनों से पूछ रहा हूँ कि डाइसी है। क्या चेंजेस लग एंड रहे हैं, इवन कि क्या चेंजेस टीम इंडिया कर सकती है अगले 3 मैचेस में। चेंजेस मेरे हिसाब से मुकेश कुमार को, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, उनके खिलाफ काफी अटैक हुआ था, तो मुझे लगता है मुकेश कुमार को हटाएगी इंडिया और किसी नए पेसर को या तो सिराज को वापस मौका मिलेगा। आई थिंक सिराज ही वापस है, नहीं, नया मैं सिराज ही पेसर कोई वापस है स्क्वाड ही की आएगा। बात नहीं। कर रहा था ओवरऑल, खाली मतलब प्लेइंग 11 भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कौन प्लेइंग 11 में, लेकिन स्क्वाड से भी कौन बाहर हो सकता है। 1100 करोड़ या कुछ, और लखनऊ में एरो सिटी बनी। आई थिंक मैं स्क्वाड में अगर मतलब, हाँ, आई थिंक स्क्वाड में देखिए स्क्वाड फेलियर तो होगा, लेकिन वो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं,
मुझे लग रहा है जो मेनली फर्क पड़ने वाला है वो 11 में, 3-4 चेंजेस तो सॉर्टेड है जो हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोहली का अनसर्टेन है कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लग तो रहा है हमें कोहली आएंगे। शुभमन गिल ने क्योंकि शतक लगा दिया, उनकी जगह बची है, तो श्रेयस कोहली अगर आएंगे तो कोहली को किसकी जगह आप स्क्वाड में देख रहे हैं? श्रेयस बाहर बैठेंगे, कोहली 4 पे खेलेंगे, 5 पे केएल राहुल। पाटीदार आपको लग रहा है पाटीदार सारे मैचेस राहुल को खिलाना है तो फिर सरफराज या पाटीदार को स्क्वाड से बाहर करेंगे? सरफराज और पाटीदार में से मेरे को लग रहा है सरफराज ही बाहर होंगे। स्क्वाड में जरूर पाटीदार रहेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में वही मेरे को लग रहा है अगर कोहली खेले, अगर सेट, क्योंकि केएल राहुल का तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आ जाएंगे, जडेजा का नहीं है, तो वही है कि रोहित जायसवाल, क्योंकि कल हमने बात करी थी कि रोहित क्यों है टीम में, रोहित जायसवाल 3 पे गिल क्योंकि शतक आ गया, 4 पे कोहली, 5 पे राहुल, 6 पे मेरे को लग रहा है कि शेखर भरत की जगह जुरेल के साथ जा सकती है टीम, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस है, इसके बाद भी बहुत मैचेस हो गए, 7 मैच आई थिंक हो गया और चेक कर लिया है, अभी तक एक भी 50 नहीं है, और इन दी एंड आपको वो कहीं ना कहीं वो बैटिंग तो चाहिए, जो श्रीकर भरत से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जरूर कुछ सिचुएशन में वो 44-40 आए, लेकिन वो सिचुएशन में, क्रंच मैचेस में, क्रंच टाइम में वो रन्स नहीं है, तो जुरेल को ट्राई कर सकते हैं। इसलिए हमने कल बात भी करी थी क्रिकेट सेशन में कि जुरेल का डेब्यू हो सकता है मैच में, लेकिन वही कि राहुल के बाद आप जुरेल को खिला सकते हैं, उसके बाद अक्षर, देन अश्विन, कुलदीप यादव रहेंगे, और बुमराह और सिराज वापस आएंगे। जी, मुझे भी मेनली चेंजेस जो दिख रहे हैं वो यही दिख रहा है कि अगर केएल राहुल और कोहली दोनों आते हैं तो बाहर जो होंगे वो उसमें सरफराज या पाटीदार में से एक होगा, और श्रेयस अय्यर को बाहर होना भी चाहिए। और रणजी भी आपके पास खेलने का मौका है, ऐसा थोड़ी है कि आपको अगर टीम इंडिया से बाहर हो जाते तो आप दोबारा नहीं आ सकते हो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पुजारा और रहाणे खेल सकते हैं वापस जाके। हाँ, वही कि 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर पुजारा को टीम से ड्रॉप किया गया है और अगर वो जाके वहां से रणजी खेल के वापस कमबैक के लिए सोच सकते हैं, तो आपको ये एटीट्यूड तो रखना चाहिए ही नहीं कि रणजी इंडिया खेल के मैं रणजी खेलूं या स्टेट के लिए खेलूं, आपको वो खेलना पड़ेगा, वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कल ही आप बता रहे थे कि जो खबर आई थी कि शुभमन गिल को कह दिया गया था कि दिस विल बी गोइंग योर लास्ट टू रिटेन योर नंबर 3 स्पॉट, तो बीसीसीआई के वो क्लियर है कि हम आपको बैक कर रहे हैं हर मोमेंट पे, क्योंकि श्रेयस अय्यर को एशिया कप भी खिलाया गया है, श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप भी खिलाया गया है। वर्ल्ड कप में अगर देखें तो एक नीदरलैंड्स को ठोका है उन्होंने, और फिर सेमीफाइनल में आके न्यूजीलैंड को पड़ा है, तो उसके अलावा भी पूरा वर्ल्ड कप और एशिया कप में कुछ खा लिया गया नहीं, और उसके बाद भी बैक किया है। फिर यहाँ पे 2 टेस्ट मैच लगातार 4 इनिंग 4 नंबर भी दिया है, जो कि बड़ा स्पॉट है। अगर हम टेस्ट स्क्वाड को देखें तो 4 नंबर आपको विराट कोहली के शूज मिलते हैं, वहां पे लगातार फ्लॉप आए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बॉल पे आउट, अगर पहली बॉल पे आउट हो रहे होते तो समझ सकते थे कि इनिंग्स की स्टार्टिंग में कोई भी आउट हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है। 4 इनिंग में आई थिंक चारों में 30+ स्कोर है, एक में आई थिंक 17 या 18 थे, लेकिन सब में 30+ स्कोर है, और उसके बाद कहीं भी कन्वर्जन नहीं है। श्रीकर भरत से आप फिर भी कह सकते हैं कि 7 ही टेस्ट मैचेस हैं, ज्यादा ऊपर बैटिंग करने का अनुभव नहीं है, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर के भी टेस्ट मैचेस कम है, लेकिन अपनी स्टेट के लिए तो यही नंबर खेला है, और मोर और लेस उनका गेम भी सेम ही है। और इंडिया में एक भी 50 नहीं है उनके। हाँ, वही सेम ही चीज हो रही है रोहित के साथ, सेम चीज श्रेयस के साथ हो रही है, गिल के साथ सेम चीज हो रही थी। गिल का फाइनली करेंगे कि होप करेंगे कि जो फॉर्म चला है वही चलता रहे, कंटिन्यू रहे। एटलीस्ट हम ये नहीं चाह रहे कि मतलब हर मैच में शतक ही आ जाए, ऑफकोर्स हम चाह रहे, पर वो चीज उन पे डालनी ठीक नहीं है कि हर मैच हम शतक एक्सपेक्ट करें, लेकिन वो एक अच्छा इम्पैक्ट पा रही है। जैसे क्रॉली है, अब क्रॉली के बल्ले से शतक नहीं आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली उनके 70, 73, 63 ये आ रहे हैं। ओपनिंग स्टैंड दोनों, डकेट बड़े रन नहीं आए दोनों मैचों में, लेकिन क्रॉली के साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि 50 की पार्टनरशिप करी है। एक भी बार इंग्लैंड ऐसी सिचुएशन में नहीं आया है जहाँ पे कि ओपनर जल्दी आउट हो गए और फिर जो रूट, ओली पॉप, बेन स्टोक्स, इनको स्टार्टिंग से संभालना पड़ रहा है। ओपनिंग पार्टनरशिप हर टाइम दोनों ने एकदम बेहतरीन दी है, 50 का एवरेज तो इंडिया में भी लेके चल रहे हैं, तो वो चीज इंडिया को देखनी पड़ेगी। अब उसमें ज्यादातर रोहित शर्मा को देखनी पड़ेगी। अगर जायसवाल आउट हो रहे हैं तो जायसवाल इंटेंट के साथ खेल रहे हैं लगभग। इस बार भी देखिए हम, जिस तरह से जायसवाल आउट हुए एंडरसन को स्लिप पे मारने के चक्कर में, और जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए कि डिफेंस को बीट करा के बोल्ड किया है एंडरसन ने, जबकि आउटस्विंग उनका मेन पहलू है, इन स्विंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन स्विंग पे रोहित शर्मा को बोल्ड किया है डिफेंस तोड़ के। तो मतलब रोहित शर्मा के माइंड में जो चीजें हैं वो अनक्लियर है कि कहाँ जाना है, ऑफ स्टंप कहाँ है, मेरा फोर स्टंप कहाँ है, तो वो दिक्कतें बहुत है, वो चीज सॉर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन प्लेइंग 11 जैसे हमने बात करी कि चेंजेस तो मेनली ये होंगे, श्रेयस और भरत बाहर बैठ सकते हैं और मुकेश बाहर बैठेंगे। सिराज, जुरेल का डेब्यू कराना चाहिए, क्योंकि पहले सरफराज भी एक कीपिंग ऑप्शन थे, लेकिन अब शायद हालिया में ज्यादा कीपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि जब आरसीबी के टाइम पे खेलते थे तब तो आई थिंक कीपर भी थे उनके एक सीजन के लिए।
तो जुरेल का डेब्यू हो सकता है अगर कोहली होप करेंगे हम वापस आ जाए, क्योंकि अभी भी 12 दिन है अभी भी, तो ऐसी कोई जल्दीबाजी है नहीं अनाउंस करने की। 12 दिन बाद अगला टेस्ट मैच है, अच्छा लंबा खासा ब्रेक है। होप करेंगे जडेजा अगर फिट हो सके तो, क्योंकि वही कि बहुत गैप मिल गया, 20 दिन का गैप हो गया है आपको, आराम से आप कमबैक कर सकते हैं। केएल राहुल के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि स्पॉट भी हुए हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब हॉस्पिटल में हो या कोई सिचुएशन में हो, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे आई थिंक अभी कोई हालिया में 2-3 दिन पहले स्पॉट हुए थे। तो तब जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह हाव भाव से लग रहे थे कि लग रहा था कि 12 दिन तक है, आराम से फिट हो जाएगा प्लेयर। और जरूर वो है कि कीपिंग एक थोड़ा उनका वो है, कंसर्न है कि वो कीपिंग नहीं करना चाहेंगे, तो आई थिंक जुरेल का डेब्यू हो जाना चाहिए। जी, और मेनली यही लग रहा है कि राहुल के लिए कोई ऑप्शन है भी नहीं राहुल से बेटर। पाटीदार ने जरूर वो करके दिखाया फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में नहीं हो पाया, लेकिन वही है कि पहला ही मैच है, अगर आपका अनुभव है और केएल राहुल रेडी है कीपिंग के लिए, तो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन यस, आई एम रूटिंग फॉर जुरेल टू डेब्यू। और मैं दूसरी ओर देख रहा हूँ कि कैपिटलाइज करने की बात भी हो रही है इसमें, ये कि पाटीदार को भी अगर पहला मैच भी मिला है तो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि नहीं है इतनी ज्यादा, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया तो आपको फिर मौके ज्यादा मिलने के चांसेस है नहीं, टेस्ट इतने होते नहीं है। और ऊपर से आपके पास बहुत दिग्गज प्लेयर्स हैं जो अभी बाहर हैं, तो अगर आप दिग्गज प्लेयर्स के बाहर में अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं। जो जितने भी मौके मिल रहे हैं उसमें पाटीदार या किसी भी बल्लेबाज को, सरफराज को भी मौका मिलता है, तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन बात ये रही है कि यही सेम चीज श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के लिए भी थी, तो शुभमन गिल ने तो मुझे लगता है कि वो अब अभी भाई आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अब आपको क्लियर आ रही है? हाँ अब क्लियर है। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अब कैपिटलाइज करने के लिए इतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पाटीदार या किसी भी और प्लेयर को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जितनी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को अभी मिली। भाई आवाज क्लियर नहीं है आपकी, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। जी, मेरी तरफ से मेरे को आवाज, माइक में आपकी और सब कुछ क्लियर सुन रहा है, या तो इंटरनेट इशू हो सकता है, ये हाँ वही टेक्निकल कि इशू। बीच बीच में आवाज आ रही है, जा रही है। जी जी जी। तो मेरा बस यही था कहना कि अपॉर्चुनिटीज जो कम हो रही हैं उस तरीके से देखा जाए तो अब श्रेयस अय्यर को जाना बिल्कुल चाहिए बाहर, और स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए उनको, 15 में भी अब जो हमारे फिक्स प्लेयर थे उन्हीं को रहना चाहिए, जिसमें हम देखें तो केएल राहुल पक्का आएंगे, और विराट कोहली अगर अनसर्टेन है तो पाटीदार को मिलना चाहिए चौथे नंबर पर मौका, और 5वें पर राहुल। बट आई थिंक स्क्वाड में तो मुझे फिर भी लग रहा है कि हम देखेंगे श्रेयस अय्यर को, क्योंकि एक फिर तो आप एक्सपेक्ट है 11 जो में उनका, खिलाइए, फिर तो आप 11 में खिलाइए, नहीं अगर उनको 15 में भी रख रहे हैं। जगह नहीं बन पाएगी ना, 11 के लिए जगह नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर स्क्वाड में देखें मुझे लग रहा है फिर भी उनकी जगह बन जाएगी, क्योंकि एक और एक्सपेक्ट है उनका कि अगर बैटिंग नहीं आ रही है लेकिन फील्डिंग उनका एक एक्सपेक्ट है जो उनके साथ है अभी तक। अगर हम देखें स्टार्टिंग में जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में क्रॉली आउट हुए 73 के स्कोर पे, उसमें बहुत बड़ा वो विकेट, अगर अक्षर पटेल से हम ज्यादा कहें तो वो श्रेयस अय्यर का था, कि वो भागते हुए पीछे कैच, उसके बाद गली लेकिन जब ड्रॉप तो गली पे शशांक जाते हैं। किसी से भी नहीं हो रहे हैं ना, मतलब ये है कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने वो कैपिटलाइज करी, मैंने माना फील्डिंग में, लेकिन वो तो केएस भरत ने भी करी है ना। लेकिन उस एस्पेक्ट से आप उनको टीम में नहीं रख सकते ना, कि केएस भरत अच्छा कैच लिया उन्होंने अश्विन की बॉल पर, या फिर श्रेयस अय्यर को हम फील्डिंग में यूज कर लेंगे, तो वो तो मुझे लेकिन वो ये कहीं कि पे आप ड्रॉप स्क्वाड करके में तो रख भूल सकते ही हैं, रहे हैं। क्योंकि जब जिस तरह से रहाणे गली पे रहते थे और गली सिक्योर रहता था कि यहाँ से कोई नहीं आएगा, तो श्रेयस अय्यर ने भी अगर मतलब 15 में भी जाने पे, हमने बहुत बार देखा कि अगर जडेजा की जगह 11 में नहीं बन रही है तो वो फिर भी 15 में उनकी जगह है, क्योंकि उनका एक फील्डिंग एक एक्सपेक्ट रहेगा हमेशा से, जो उनके लिए एक बढ़िया साइट है कहीं ना कहीं। तो मुझे जी लग रहा है 15 से तो ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि टीम ने बैकिंग दिखाई है। अब वही है कि अगर विराट कोहली का वापसी आना ना होता तो मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर को मौके दिए जाते, लेकिन वो ये कि अगर केएल राहुल फिट है और विराट कोहली भी वापस आ रहे तो आपको जगह बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि विराट कोहली इज विराट कोहली, और केएल राहुल ने सेंचुरियन, जोहानिसबर्ग, इससे पहले इंग्लैंड, हर जगह परफॉर्म किया है, और इवन इन इंडिया ही परफॉर्म करके दिखाया है। और इंडिया में भी दूसरा कोई फास्ट बॉलर इम्पैक्टफुल मिल नहीं रहा हमें। पहली पारी में सिराज भी देखा, इसमें भी मुकेश कुमार भी देखा, तो सिराज ने तो ये कहूंगा कि रन कम दिए थे, मुकेश कुमार तो आपके रन भी बहुत ज्यादा सिराज लीड कर रहे हैं। एटलीस्ट एक चीज थी कि जरूर, एक तो उसमें कैप्टन का भी फॉल्ट है कि आपने ओवर भी नहीं दिया, हमने जिस तरह देखा 7-7 ओवर दिए जा रहे हैं, वो भी उसको भी स्पेल में दिया गया है। मुकेश कुमार के साथ ये हो रहा है कि उनको लाइनें लेंथी नहीं मिल रही, ना अटैकिंग लग रहे हैं। कल का जो हाईलाइट था उसमें भी एक फैन था हमारा, उसने भी कमेंट यही किया है, जो व्यूअर है उन्होंने भी यही कमेंट किया कि उनकी जो कोई भी इंटेंट नहीं लग रहा है कि मतलब विकेट के लिए जा रहे हैं या तो कोई प्लान हो,
कि स्लिप पे आउट कराने जा रहे हैं, कोई बाउंसर नहीं है, उनका स्पीड नहीं है, ऊपर से डके जिस तरह से उनपे हावी हो रहे, पहली बॉल से ही चढ़ के खेल रहे हैं। कम से कम ये चीज आपको सिराज के साथ नहीं दिखती, और सिराज के साथ हमको पता है कि अगर हम चाहते हैं कि सिराज से कोई बैट्समैन जाके पंगा ले, जाके उन पर अटैक करे, क्योंकि सिराज का फिर ओरिजिनल फॉर्म बाहर निकल के आता है, वो हमने हर टीम के खिलाफ देखा है और हर जगह पे देखा है। तो एटलीस्ट सिराज के साथ ये चीज है कि उनको इतना रन अगर पड़ भी रहे हैं, लेकिन उसमें बाद फिर भी लग रहा है कि सिराज विकेट्स के लिए जा रहे हैं। मुकेश कुमार के साथ ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग मशीन लगा दी है। हमने पहले भी ये बात करी कि मुकेश कुमार ऐसा लग रहा है बॉलिंग मशीन लगा दी है कि बैट्समैन बस उनको मारे जा रहे हैं। लास्ट का विकेट भी वो किस्मत वाला विकेट था, वरना वो भी कोई वैसा चीज था नहीं कि उनको मिल जाए, और वो भी टेल थी। तो विकेट तो जरूर टीम से ड्रॉप होने वाले, और सिराज वापस आएंगे, और रोहित शर्मा को यूज करना पड़ेगा रांची में। मुझे लग रहा है लेकिन ये अच्छा सीरीज मतलब मेरे को बहुत मतलब अभी तक देखा जाए तो काफी अच्छी सीरीज रही है। किसी ने भी ऐसी सीरीज में ये परफॉर्म नहीं किया कि इंग्लैंड बहुत ज्यादा पीछे हो जा रही है या इंडिया बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। कभी कभी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड किसी एक भी सेशन बार में ऐसा अच्छा नहीं करती हुआ है, है किसी में किसी की इंग्लैंड भी करती इनिंग है। में, अगर इंडिया का हम कल वाला सेकंड सेशन हटा दें, तो किसी के साथ भी एक भी जगह से ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार गुच्छों में विकेट खोई है। आज भी अगर इंग्लैंड ने जो 9 विकेट खोई है 1.5 सेकंड में, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ ही 2-3 विकेट। हर विकेट से पहले पार्टनरशिप में वहां पर 30-40 रन 35 रन लगे। तो और पिच आज भी अच्छा था, आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अश्विन का बॉल बहुत ज्यादा घूम रहा हो या बहुत ज्यादा बाउंस ले रहा हो। बैटिंग के लिए चौथे दिन भी बहुत बेहतर पिच था ये। इंग्लैंड ने और मेरे को लगता है इसमें बस थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी कर दी, वरना ये टारगेट मतलब एक टाइम को लग रहा था कि वो अचीव कर सकते हैं। कल वही है ना कि कल जिस तरह से आया था, जिमी एंडरसन का कमेंट आया था मैच के बाद कि वी नो कि 180 ओवर है चेस करने के लिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 70 में ही करते हैं। तो वो हाँ, तो तो उनका 70 में वो उन्होंने कर चीज। दिया। 70 ओवर में उन्होंने कर दिया, बस वो रन नहीं बना पाए, ऑल आउट हो गए। किया उन्होंने 70 हाँ ओवर वही के कि अंदर। हाँ जो, लेकिन जो उन्होंने कहा वो किया है कि उन्होंने 70 ओवर की कमिटमेंट करी थी और 70 ही खेली। तो हाँ एटलीस्ट अपनी बातों पे तो है, हाँ, बातों तो पे तो बात अभी तक एकदम पूरा है। तो वो ये अब थर्ड मैच आने वाला है। अब थर्ड मैच से पहले आपको स्क्वाड भी और अगर हम शेड्यूल भी आपको बताएं तो 15 तारीख से मैच होना है। तो आज 5 तारीख है, तो 10 दिन का एक 12 बहुत बड़ा दिन। ब्रेक है। जी बोलिए जी बोलिए बोलिए। जी, तो 10 दिन का ब्रेक हो रहा है। तो उस तरीके से देखें तो टीम इंडिया और इंग्लैंड दोनों के पास अब सोचने के लिए और अब एक तरीके बहुत बड़ी सीरीज है, तो ये गैप काफी मेरे को हद तक लगता है कि अच्छा रहेगा। दोनों टीम अब थकी थकी होंगी, क्योंकि पहले और दूसरे टेस्ट में उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला। तो अब 10 दिन का गैप काफी ज्यादा चेंज कर सकता है दोनों दोनों के माइंडसेट में, प्लानिंग में, और फिर वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं ओवरऑल उस तरीके से देखें तो। हाँ, आई थिंक जिस हिसाब से सीरीज को डिजाइन भी किया गया है ना कि पहले 2 मैचेस एक साथ हैं, मतलब ज्यादा गैप नहीं है, 3-4 दिन का गैप है, उसके बाद एक लंबा ब्रेक है अच्छा खासा 12-13 दिन का, फिर 2 टेस्ट मैच मेरे ख्याल से 3-4 दिन का अंतराल है, फिर लास्ट मैच के लिए भी अच्छा ठीक ठाक गैप है। क्योंकि और सीरीज जिस तरह से एक्साइटिंग बनाई जा रही है कि फर्स्ट एक एक अभी 1 ऑल चल रहा है, अब आप ये मान के चलिए कि 3 मैच की सीरीज है, जो भी टीम 2 जीत रही है वो सीरीज जीत रही है। पिच क्यूरेटर्स ने अच्छी पिच बना के दी है, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो वाइजैक हो, क्योंकि यही 2 पिचेस थी जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि टर्निंग ट्रैक आपको ज्यादा मिल जाए। रांची जरूर आपको उतना टर्निंग ट्रैक हमने पहले भी नहीं रांची में देखा। ही हो रहा। थर्ड टेस्ट आपका राजकोट में, 5वां रांची में शायद। मैं एक बार हाँ अभी वही, आपको लेकिन आई शेड्यूल। थिंक फिर राजकोट वाला जो आई थिंक वो मैच था 2 दिन में खत्म हुआ था, आई थिंक वो राजकोट ही था। तो मुझे याद है जी अक्षर पटेल का वहाँ पे था, तो वो वाली पिच भी कैसे बनेगी वो भी देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि हमने उस दिन बात करी थी कि डिमेरिट पॉइंट्स दे रहा है आईसीसी ग्राउंड्स को, तो क्यूरेटर्स ज्यादा उस चीज को लेकर ध्यान दे रहे हैं, बीसीसीआई भी ध्यान देगा। तो हैदराबाद और वाइजैक में जैसा पिच रहा है, मुझे लग रहा है राजकोट भी वैसा जाएगा, और रांची तो फिर भी बेहतर रहता है, और धर्मशाला की तो वो तो फिर मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा सूटेबल फॉर इंग्लैंड रहेगा। लेकिन लेकिन वही है कि क्या, विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम की पिच हैदराबाद से थोड़ी बेटर मुझे लगी। कि वहां पर जो टर्न हो रहा था, इतना डिग्री ऑफ टर्न यहाँ पर नहीं दिखा। लेकिन वही है ना कि वो फिर भी थोड़ा वो चीज थी कि फिर भी इक्वल लग रहा था। जैसे विशाखा हैदराबाद वाली जो पिच थी वहां पे कोई भी क्रैक्स नहीं है, हमने देखा हाँ वाइजैक में 2 क्रैक्स पड़ गए थे एकदम अलाइनमेंट में फोर्थ स्टंप के पास, कि जहां से बॉल पड़ के नीचे रहती थी या उठ रही थी। हैदराबाद में वो क्रैक्स नहीं दिखे थे पिच में, जरूर स्पिन था बाउंस था, लेकिन वो क्रैक्स नहीं थे, क्योंकि आई थिंक स्पिन बाउंस होना ज्यादा डेंजर नहीं है, लेकिन क्रैक वाली विकेट होना ज्यादा दिक्कत है कि अगर मान लीजिए वो बॉल नीचे रही कुछ बॉल। फिर मेरा इस पे ये होगा कि आप 230 रन नहीं बना पाए हैदराबाद में, और यहाँ पर आपने कह रहे हो कि यहाँ पर क्रैक वाली पिच ज्यादा मुश्किल होती है, वहां पर आपने 300 रन तब भी बनवा ली। लेकिन फर्स्ट इनिंग में ही बनाया ना, दूसरे इनिंग में मैं तो वही लास्ट इनिंग्स की बात कर रहा 257 ही हूँ। बना। हाँ, लास्ट इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ।
ये स्टैट है कि अभी तक 1987 के बाद किसी टीम ने 290 पार किए हैं लास्ट इनिंग्स में और स्टैट्स और भी हम फिजिकली। देख रहे थे, जिस तरह से जब स्टैट्स की बात चल रही थी, हम बात कर रहे थे जब अश्विन के 500 विकेट वाली, कि 3-4 माइलस्टोन्स के करीब है, कि 500 अपने टेस्ट विकेट से करीब है। अब क्योंकि एक 499 पे है तो 4 विकेट दूर है एशिया में, आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट से, फिर उसके बाद 7 विकेट दूर है, 4 विकेट दूर है आई थिंक कि एशिया में 400 विकेट से, और इंडिया में 350 विकेट से। तो अगले मैच में मुझे लग रहा है ये चारों माइलस्टोन अपने कर लेंगे अश्विन, क्योंकि जगह तो उनकी बननी है, ऑब्वियसली बात है। जी, और मतलब हाईएस्ट फोर्थ इनिंग्स टोटल देखे तो पहली बार हुआ है कि 290 के बाद कोई लॉस्ट हुआ है, वरना अभी तक ऐसा हो रहा था कि श्रीलंका ने बनाए थे दिल्ली में, वो ड्रॉ रहा था हम्म 299, 300 कभी भी नहीं बन पाए हैं अभी तक इंग्लैंड इंडिया टीम के खिलाफ। तो ये चलो, ये माइलस्टोन तो इंग्लैंड ने अभी पार नहीं किया, ये हम मान वही सकते हैं है, आंसर लेकिन बनाए। लेकिन ऑप्शन था इंग्लैंड पे, क्योंकि वो पहले जो 2013-14 वाली सीरीज थी वो ये था कि 5 दिन तक मैच जा रहा है, आपको बैटिंग करने को चौथे दिन में मिल रही है लास्ट सेशन में, तो वो मैच में फिर भी दिक्कत थी। यहाँ पे पूरे 6 सेशन पड़े थे, पूरे 180 ओवर का गेम था। इंग्लैंड अगर एकदम अपने ऊपर ही दिमाग को बेसबॉल हावी करके ना बैठता तो कहीं ना कहीं वो चेजेबल था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जब बेस्टो आउट हुए, स्टोक्स और बेन फोक्स जब दोनों साथ बैटिंग कर रहे थे, मुझे तब भी थोड़ा वो था कि 50-50 चांस ही है कि बेन स्टोक्स अकेला वो मैच निकाल लेगा। जैसे स्टोक्स आउट हुए फिर क्लियर था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद लेकिन विकेट्स आ जाएंगे। सबसे एक कंफर्टेबल तो मलाल क्रोली दिखे मुझे। क्रोली ने मतलब जिस तरीके से पूरा हाँ स्पेल कि खेला कोहली बुमराह का और जिस तरह ओवरऑल से मारे कोहली उनको। खेले, कि चाहे बुमराह हो, अक्षर पटेल ने जरूर विकेट लिए लेकिन वो 73-75 रन करने के बाद लिए। देखो, स्टार्टिंग में जिस पहली तरह से पारी में बुमराह अक्षर पटेल ने लिया था, कुलदीप यादव ने लिया इस पारी में, और कुलदीप यादव की हम्म बॉल बहुत ज्यादा नीचे रहेगी, मतलब उससे पहले उन्होंने कोई भी एक भी मिस शॉट या ऐसा कुछ भी नहीं खेला जो वो हाँ बेस वही कि बॉल जैसा बहुत खेल रहा था, टाइम्ड रहे हैं, और टेक्निकली चाहे बहुत कोई भी स्किलफुल रहे। बॉलर हो, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन है तो हम सबसे ज्यादा घातक मानते हैं अश्विन को। बुमराह तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए उनके पास, जैसे जी, दूसरी इनिंग में शुभमन गिल एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, कि उन्हें पता था कि शुभमन गिल आउट हो जाएंगे लेकिन शुभमन गिल लड़ गए बीच में पिच पे। तो बुमराह तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, लेकिन अश्विन को जिस तरह से लग रहा था कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये बॉलर है, और जिस तरह से क्रॉली ने खेला है अश्विन, वो चीज एक दिख रही है कि इस बार इंग्लैंड एटलीस्ट प्रिपेयर करके आए कि पॉप के हवाले से रन आए। डकित और क्रॉली अगर सामने एकदम देखिए, ओपनिंग एज अ ओपनिंग पेयर एकदम स्ट्रांग लग रहे हैं, 50 की वो स्टैंडिंग पार्टनरशिप दे ही रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कोई कोलैप्स नहीं दिख रहा है। क्रॉली जैसे अपनी इनिंग को पेश कर रहे हैं कि हर इनिंग में हमने देखा है 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा ही रहा है क्रॉली, तो स्ट्राइक रेट से भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 2-3 सेशन ही खेलेंगे, क्योंकि वो यही इंग्लैंड है जो एशेज के फर्स्ट डे में वो कर सकती है कि 400 मार के डिक्लेयर कर सकती है। तो इंग्लैंड का तरीका ये है जो वेरी बहुत एंटरटेनिंग है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस बार प्रिपेयर्ड लग रही है, क्योंकि एक एक लेकिन से इंग्लैंड सीरीज बस बराबर। लैग कर रही है, तो वो जो रूट और जॉनी वेयरस्टो जिस तरीके से दोनों खेल रहे हैं, वो अभी तक चारों पारियों में कुछ कर नहीं पाए हैं। चारों पारियां देखे तो उनकी, तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न दोनों के लिए, कि बेन स्टोक्स ने ऐसा तो है कि पहले मैच में और अगर इस मैच की भी पहली पारी में कहीं 47 75 इतने रन तो बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रूट या हम जॉनी बेस्टो दोनों को देखें, वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं किसी भी पारी में। मतलब उनको पता, वो खुद अपनी विकेट देके जाते हैं, उनकी विकेट लेने के बजाय आपको लगता है कि वो देना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हमारी विकेट आप कैसे भी करके आप ले लीजिए, हम ज्यादा देर पिच पर रहना अच्छा नहीं चाहते। अर्पित, इससे पहले हम इंग्लैंड की बैटिंग पे आए, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में हो सकता है कि उनकी तरफ से भी चेंजेस दिखे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चित्रे सहगल का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड को क्या लेसन लेना चाहिए नेक्स्ट मैच में, बुमराह से कैसे डील करें। अब क्या राजकोट में बुमराह ज्यादा घातक है या अश्विन ज्यादा घातक है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने भी जब लास्ट मैच राजकोट में लिया है तो आई थिंक 8 विकेट थे उनके, दोनों इनिंग में पंजा था, तो 13 विकेट थे उस पूरी मैच में अक्षर पटेल के सिर्फ। तो क्या वो स्पिन वाला एक चीज लेके आएंगे या फिर बुमराह के लिए इस बार कुछ अलग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात करी कि मोर और लेस दिख रहे हैं उनकी तरफ प्रिपेयर, की क्रॉली अच्छा खेल रहे हैं, डकित अच्छा खेल रहे हैं, जो विकेट सारी है वो लेटर इन द इनिंग आ रही है। जरूर रूट के दिमाग में एक वो ब्लॉक बन गया है बुमराह खेलने के लिए कि मैं पैड बचाऊं या आउटसाइड एज बचाऊं, लेकिन ओपनिंग पेयर आई थिंक अक्षर पटेल ज्यादा घातक हो सकते हैं। ओपनिंग में तो आप देखिए कि बुमराह ने जितने भी ज्यादातर विकेट लिए हैं अभी तक, हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के, 14 विकेट ले चुके हैं वो। तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी मोस्ट ऑफ द विकेट्स रिवर्स स्विंग में और मिडल ओवर्स में आई है उनकी। उन्होंने शुरुआत के जो स्पेल्स किए हैं उस पर वो रन उन्होंने कंसीड नहीं किए हैं, लेकिन वो हाँ रन विकेट ले कंसीडर नहीं पाए। किया, विकेट्स नहीं मिले, लेकिन एक चीज अच्छी है कि क्योंकि रिवर्स अब में महारत हो रही है, जी, कूकाबूरा में जरूर टाइम लगता है बुमराह को
जो कुकाबुरा है और ड्यूक्स है, दोनों में जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन एसजी को 25-26 ओवर के बाद रिवर्स कराने का वो काम बुमराह लगातार कर रहे हैं। हमने दोनों मैच तो इंग्लैंड को अब रिवर्स स्विंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो रिवर्स स्विंग को कैसे देख रहे हैं, कि उनको पता रहना चाहिए कि शाइनिंग पार्ट किस तरफ है और कब बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल अंदर आएगी और कौन सी बाहर आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस वो उनके पास 10 दिन है, वो रिवर्स स्विंग बॉल्स बना सकते हैं और उसकी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनको पता क्योंकि रहे। उनके पास भी, अगर मान लीजिए मार्कवुड को 11 में नहीं ले रहे हैं, लेकिन नेट में तो मार्कवुड प्रैक्टिस है के और लिए तो करा ही मार्कवुड भी सकते रिवर्स हैं। अच्छा कराते हैं। जी क्योंकि और मार्कवुड ही कहीं ना कहीं अगर देखें हम ऑन पेपर तो बुमराह से ज्यादा पेस भी है और ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली वो तेज डालते भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के लिए मार्कवुड बेस्ट रहेंगे। जी, मुझे भी यही लग रहा है कि उनको मार्कवुड से और रिवर्स स्विंग बॉल्स बनानी चाहिए। उनको एंडरसन को भी ट्राई करना चाहिए कि वो रिवर्स स्विंग करा पाए, तो ये उनके लिए मेजर आपकी रोल। आवाज नहीं आई, मार्कवुड और किसको ट्राई करना चाहिए? एंडरसन भी स्विंग तो करा सकते हैं, तो उनको भी रिवर्स स्विंग बॉल्स बनानी पड़ेंगी और वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो बुमराह से भी लेसन लेना चाहिए और इंग्लैंड को भी ये स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकती है वो तीसरे टेस्ट मैच में, कि वो भी रिवर्स स्विंग लेके आए गेम के अंदर। ताकि मतलब वो डाल दो। मुझे तो यही लग रहा है कि बुमराह बहुत ज्यादा इशू कर रहे हैं इस चीज में, कि हम उनको खाली ये ना देखें कि बुमराह उनके पास है और उनको कैसे हम टैकल करें। वो स्किलफुल बॉलर हैं, वो हमने दोनों टेस्ट मैच में उनका देख लिया। उनको हैंडल करने के लिए बस रिवर्स स्विंग को कैसे हैंडल करना है ये आना जरूरी है, और उसके साथ साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे आप भी रिवर्स स्विंग करके इंडियन टीम को मिडिल ओवर्स में आप स्विंग से भी दिक्कत दें, खाली सिर्फ स्पिन स्पिन करा के ही आप ना देखें, क्योंकि बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा अटैक भी नहीं करते हैं स्पिनर्स के साथ। इंडिया कहीं ना कहीं अपने विकेट्स देके जा रही है, वरना आपको एज अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं मिल रहे हैं खेलने के लिए कि वो आपसे बहुत जल्दी विकेट ले पाए। अच्छा अर्पित, अगर बात करें चेंजेस की, हमने इंडियन टीम को लेके चेंजेस के बात की है, तो अब तो इंग्लैंड, क्योंकि जब इंग्लैंड जीता था तब भी चेंजेस दिखे थे इंग्लैंड की तरफ से, अब क्योंकि हार का सामना मिला, क्या लग रहा है कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्या कुछ बनता है? क्योंकि इंग्लैंड का अगर हम स्क्वाड देखेंगे, 2 ही टेस्ट मैचेस के लिए उन्होंने स्क्वाड अपनी शायद अनाउंस करी थी, उन्होंने भी पूरी सटायर वो नहीं है कि सब पूरी स्क्वाड अनाउंस हो, लेकिन कोई चेंजेस वाले लग नहीं रहे। मुझे लग रहा है रॉबिन्सन को अगर, लेकिन इंग्लैंड अभी भी 2 पेसर के साथ खेला नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये तो वो चीज क्लियर रखेंगे कि एक ही पेसर चाहिए। अब उसमें ऑली रॉबिन्सन भी आ सकते हैं क्योंकि उनका भी वो एक अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन वो ये कि एक अगर विराट एंडरसन कोहली के वापस आते हैं, इस मैदान में देखें या ओवरऑल अभी आप उनका पहला टेस्ट देखें तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो इंग्लैंड मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अभी कोई चेंज करने पाएगी, लेकिन हाँ अगर तीसरे टेस्ट मैच में भी अगर जो रूट या बेस्टो परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको एक चेंज दिख सकता है, वरना उससे पहले मुझे नहीं लगता उनका कोई चेंज होगा, अनटिल अनलेस वो फिर से अपनी रोटेशन पॉलिसी ना खोल लें और किसी ना किसी को वो बाहर कर। तो आज आपको अगर ये पूरा सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो हमें डीएनए को लाइक करना, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ तीसरे टेस्ट 15 तारीख से पहले 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे दिन वाले दिन हम आपके साथ प्रीव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट। तो उस पर आप हमारे साथ जुड़िएगा और आपके अगर कोई सवाल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं, और इसके साथ साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी आपको पूरे मैच से जुड़ी हर लाइव अपडेट आप पा सकते हैं। तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।